न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद और हुसैन तलत की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई है और टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज़ और इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ़, शाहीन आफरीदी, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 दिसंबर से होगा। पहला T20 मैच होगा उस दिन। अब ये जो स्क्वाड है ये कितना मुतवाज़िन है? न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त हैं, तो उसमें क्या हम उनको टफ टाइम दे सकेंगे? साबिक कप्तान जो हैं सरफराज अहमद, उनकी T20 स्क्वाड में वापसी हुई है, उसे कैसे देख रहे हैं लोग? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले इसी स्क्वाड के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ये स्क्वाड ठीक है, मुतवाज़िन है और कैसा परफॉर्म कर पाएगा? न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस है वहां पे पाकिस्तानी टीम जब भी गई है उन्होंने किया तो हमेशा बेहतर है, बट उसमें ये है कि जब 2-3 वीक मिल जाते हैं, आप कंडीशंस से यूज टू हो जाते हैं, आपको बाउंस का और सीम मूवमेंट का कुछ आइडिया हो जाता है, तो फिर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं। बट ये जो पाकिस्तानी टीम है इसमें मिनी ऑलराउंडर्स ज्यादा है। अगर आप देखें तो जो एक अगर इंडिया टीम अगर वहाँ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, तो वो 200 प्लस रन जो है वो बना रहे हैं और वनडे में भी 350 रन बना रहे थे। तो हमारी सारी बैटिंग लाइनअप में हम जब देखते थे पिछले अगर 2-3 साल में देखे तो उसमें फखर एक प्लेयर नजर आता था कि जो 2-3 मैचेस के बाद एक ऐसी मैच विनिंग इनिंग खेल देता था। बीच में बाबर आजम जो है वो लंबा जाते थे नीचे तक और एक अच्छा टोटल बना लेते थे। लेकिन अभी मुसीबत ये है कि आपके पास बैट्समैन ही कोई नहीं है सिवाय बाबर आजम के। मुझे तो किसी दूसरे का अभी उस तरह से ज़हन में नाम भी नहीं आता कि कौन जाके एक इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। ठीक है, हैदर अली और ये अब्दुल्ला शफीक 2 नए प्लेयर्स हैं, बट इन्होंने अभी तक इतना प्रूव नहीं किया कि दूसरी टीम के ऊपर सिवाय बाबर आजम के या किसी का कोई प्रेशर ही नहीं होगा दूसरी टीम पर। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, बॉलर्स जो आपके 3 है, वहाब है, शाहीन है, हारिस है, इनका इम्पैक्ट जरूर होगा। बट आई थिंक जो न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं रिसेंट पास में देखिए तो वो जितने भी बॉलर्स हैं दे ऑलमोस्ट बॉलिंग एट 150 माइल किलोमीटर्स। तो आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, बट इन हालात में हमारे पास कोई हिटर्स भी तो नहीं है ना। अब जैसे आप पिछला मैच देखें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला, पांड्या जो है वो अब पांड्या ऑलराउंडर से ज्यादा पांड्या बैट्समैन बन गया और जिस तरीके से उसने हिटिंग की और जितवाया मैच इंडिया को, हमारे पास ऐसा हिटर कौन है अब? मुझे तो कोई नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले अगर आप 2-2.5-3 साल से देखें तो जब से इन्होंने ये सरफराज को हटा के ये नया बोर्ड आया, इन्होंने कोच चेंज किया, कैप्टन चेंज किया, चीफ सिलेक्टर चेंज किया, और सारी जो आपकी एक 2-2.5 साल से पाकिस्तान का नंबर 1 होना T20 में बहुत बड़ी बात थी जी। व्हाइट बॉल में भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी कई दफा हम कह चुके हैं जीती, तो आपकी टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी व्हाइट बॉल में स्पेशली। तो तब से लेके अब तक जितनी ऑप्शंस आजमाई हैं, ये मिसबॉल हक साहब जब से आए हैं, ये ऐसे ऐसे प्लेयर लाए जिनमें से एक भी सस्टेन नहीं कर पाया, ना तो आसिफ अली कर पाया, ना इफ्तिखार में हमें कुछ चीज ऐसी नजर आई है। उसके बाद भी ऐसे प्लेयर्स को लाना, अब अगर आप पॉलिसीज देखें तो सारी रिवर्स होती जा रही है। सरफराज को निकाला, सरफराज फिर वापस ला रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनकी मुझे तो समझ नहीं आती। एक हफीज, हाँ मैं भूल गया, हफीज इन गुड फॉर्म, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। तो आपने कोई नया प्लेयर 2.5 साल में कोई तो बंदा एक एस्टेब्लिश करके देता है कि जी ये हमारा ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ है तो कभी उसको निकाल देते हैं, कभी उसको ले आते हैं। तो ये ढूंढना पड़ेगा, इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये 2-2.5 साल से अगर ये 4-4, 5-5 ग्रुप्स में जैसे ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स, सीम ऑलराउंडर्स या स्पिनर्स या कुछ ऐसे बैट्समैनों का ग्रुप नीचे बनाते और 2-2.5 साल अगर उनके ऊपर काम करते तो ये कैसे हो सकता था कि आपको कोई प्लेयर ना मिलता। लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, ना अकेडमीज में काम हो रहा है, ना
किसी जगह और काम हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा। लेकिन चले जो थे सरफराज साहब को तो ले आए हैं वापस, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उनकी वापसी का? देखिए उस बेचारे का कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, 0 लेवल पे होगा। अब जो प्लेयर होता है उसको बनाया जाता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। अब तो वो तो सारी जिंदगी जब भी देखेगा ये मिसबॉल हक की तरफ और जब भी देखेगा इस क्रिकेट बोर्ड की तरफ, तो वो यही सोचेगा तुम लोगों ने बनी बनाई टीम, बना बनाया कप्तान, बनी बनाई आपकी चैंपियन टीम का बेड़ा गर्क कर दिया और अब मुझे फिर वापस ला के कहते हो कि वही सरफराज बन जा अचानक। तो ऐसा होता नहीं है। ही विल बी अंडर प्रेशर। और अभी भी उसके ऊपर बार लटकाई हुई है मोहम्मद रिजवान की जी। ये होती है आपकी विजन। मोहम्मद रिजवान जिसको कराची किंग जो है वो PSL नहीं खिलाता, वो T20 में कभी 5 साल उन्होंने सीजन खेले हैं PSL के, कभी कोई इंपैक्ट नहीं डाला। तो आपने उसको T20 भी बनाया, खिलाया और सरफराज से प्रेफरेंस दी। तो अब आप उसके तो कप्तान, नायब कप्तान क्या वो बनाने की बातें हो रही थी। सरफराज को भी रखा हुआ है कि अगर कहीं नाम स्कोर हुआ तो पीछे रिजवान फिर भी हमने रखा हुआ है तुम्हारे ऊपर प्रेशर। अच्छा, अब ये अगर हम सरफराज की पर्सनालिटी की बात करें और उनके गेम की बात करें तो मुझे याद है कि वकार यूनुस साहब उसे सरफराज को खिलाने के लिए तैयार नहीं थे वो पिछले से पिछले वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद जब सरफराज ने फाइनली आकर खेला तो बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। तो वो सरफराज प्रेशर जो है वो सस्टेन तो कर लेते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रेशर टीम से बाहर जाकर और फिर वापस आने वाला प्रेशर शायद आपको लगता है कि वो ना उसको सस्टेन कर पाए। देखिए उसने अपनी हमेशा जगह बनाई है, फाइटर दी नहीं गई उसको जगह। और जब आप देखेंगे जब आप एक कप्तान बन जाते हैं और आप चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती होती है, आप 2-2.5 साल से एक टीम को नंबर 1 पे आपने मेंटेन किया हुआ है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसा प्लेयर बना दिया जाए जो कि इन एंड आउट उसको पता ही नहीं है कि इसको क्रिकेट खेलनी भी आती है या नहीं खेलनी आती। तो ये अंदर तो आपके वो सख्त रहते हैं और गुस्सा रहता है, बट आई थिंक अगर ऐसा करना था तो फिर रिजवान को आप स्क्वाड में मत रखते, उसको रेड बॉल की तरफ आप लेके जाएं। और इसको पता होता कि मैंने मैचेस खेलने हैं, मुझे जो कुछ भी हो जाए आई एम द फर्स्ट चॉइस। अभी भी जब बात होती है, मिसबा ने कई दफा बात की है रिजवान इज आवर फर्स्ट चॉइस, तो फिर किसी यंगस्टर को लेके जाओ, क्यों आप सरफराज जैसे एक सीनियर कप्तान को ले जाके ये साबित करना चाह रहे हैं कि उसको खेलना आता है या उसको नहीं खेलना आता। तो ये अच्छा, देखना पड़ेगा इनको। इस तरह दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि जो आपने प्रैक्टिस की बात की, अब प्रैक्टिस का सिलसिला ये है कि अब तो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो कोविड नेगेटिव आ गए हैं, तमाम के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब फाइनल उनका एक रिव्यू करेगा न्यूजीलैंड और मेरे ख्याल में आज या कल तक उनको इजाज़त दे देंगे वो प्रैक्टिस की। अब 8 तारीख से या सपोज 9 तारीख से अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, 18 तक मैच है 18 को, तो 8-9 दिन की ये प्रैक्टिस बनती है, ये काफ़ी होगी? जी ये तो अच्छी बात है, इनके पास अभी 8-9 दिन है, और जिस तरह से आप इनको प्लेयर्स को आदत पड़ गई अपने आप को मैनेज करना, जो एक्सरसाइज है थोड़ी बहुत बैंड्स के साथ ये अपने रूम्स में भी करते रहते हैं, और यही सीखा है सबने कि कोविड के अंदर भी रहा कि आपने फिट रहना है तो क्या आगे करना चाहिए आपको। बट आई थिंक 9 दिन मिल गए प्रैक्टिस के, तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ ही जाएगी, अपने रिदम में आ जाएंगे। बॉलर्स के लिए काफी मुश्किल होता है, बट आई थिंक 8-9 दिन में रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली दूसरी चीज़ जो मुझे पूछनी थी वो ये थी कि अब कोविड वाली जो सूरत हाल पूरी हुई उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड पर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं कि आपने मैनेज सही तरीके से नहीं किया, नेगोशिएट सही तरीके से नहीं किया न्यूजीलैंड के बोर्ड से। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज़ चल रही है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाली, अब इंग्लैंड भी गया है साउथ अफ्रीका में, उनका वनडे भी 2 दफ़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल हुआ है वो वनडे, और इस वजह से क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कोविड हुआ। तो साउथ अफ्रीका ने तो कोई ऐसा शोर नहीं मचाया कि अगर तुम्हारे खिलाड़ियों को कोविड हो गया तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, वापस भिजवा देंगे अगर खिलाफ वर्जी कर दी ये वो। तो ये एक तरफ ये रवैया है जो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के साथ कर रहा है, और दूसरी तरफ वो रवैया था जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ। इंग्लैंड वाले एसओपी कंप्लायंट थे या नहीं थे ये देखना होगा, क्योंकि वो तो कोविड तो हो गया ना, कोविड तो हो गया, लेकिन एसओपी फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था ये सवाल है। लेकिन हमारी उसके अंदर कितनी गलती है और न्यूजीलैंड बोर्ड ने कितना हम पर हावी होने की कोशिश की? देखिए इसमें ना तो हमारे पीसीबी का कोई ताल्लुक है इसमें, जो वहां से खबरें आ रही थी, और ना जो क्रिकेट न्यूजीलैंड है उसका कोई ताल्लुक है। इसको हैंडल जो है वो उनकी सिक्योरिटीज एजेंसीज कर रही हैं, फौज कर रही है। सही। तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने जो भी मैकेनिज्म लाया उन्होंने 0 केसेस वहां पे कर दी है,
और वो नहीं चांस लेंगे एक क्रिकेट खेलने के लिए कि उनके मुल्क में दोबारा से कोविड जो है वो फैले। तो ये तो ना पीसीबी को जबरदस्ती लोग क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। हाँ, एक नेगोशिएशन थी जो आई डोंट नो कि वो हो सकती थी या नहीं हो सकती थी कि सारे जितने प्लेयर्स 55 इनको चार्टर्ड प्लेन में लेके जाते और आइसोलेशन में रखते और एसओपीज के ऊपर सख्ती करते तो हालात बेहतर हो सकते थे। और तो कोई ऑप्शन जो है मुझे नजर नहीं आती कि किसी का कसूर हम गिने। सही है, बुनियादी तौर पर हम बस सिर्फ एक वो एहतियात कर लेते और उस पर निगोशिएट करते तो मामला बेहतर होता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।